हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2023 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। और 2023 का जो पेपर है वो आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया था। और ये जो पेपर है वो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, आईआईटी गुवाहाटी अगर पेपर बनाता है तो किस तरीके का पैटर्न रखता है और कितने क्वेश्चन इजी आते हैं, कितने क्वेश्चन टफ आते हैं, वो सारा एनालिसिस हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उनने ऑर्डर भी बदला है। सबसे पहले जो है वो मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं। मतलब आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों का स्टार्टिंग में पेशेंस चेक किया और देखा कि उनको थोड़ा सॉल्व करने के लिए टाइम लगवाया, क्योंकि जब मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ बच्चे घबरा भी जाते हैं। लेकिन हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे। एंड तक वीडियो में बने रहिए और ये देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए कि किस तरीके से कोई स्टूडेंट अगर जेईई का एग्जाम दे रहा है तो किस तरीके से वो हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें भी बेटा 4 सेक्शन में पेपर आया था। जो सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन, ये जो है 3 क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है और ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट है। और वही सिस्टम है, पार्शियल मार्किंग वाला ये सिस्टम है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और मोस्टली जो बच्चे हैं उनकी मैकेनिक्स स्ट्रांग होती है। तो कोई बच्चा अगर फिजिक्स में ये देखता है ये सवाल तो उसको सबसे पहले ये एक बार पढ़ना चाहिए और अटेम्प्ट करना चाहिए। तो पहले हम एक बार ये सवाल को रीड करते हैं। तो ये जो सवाल है इसमें बोला है कि अ स्लाइड विद अ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस है और फ्रिक्शन नहीं है, which becomes horizontal at its lower end, is fixed on the terrace of the building of height 3h from the ground as shown in the figure. A spherical ball of the mass m is released on the slide from the rest at height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with a velocity u naught x cap and falls on the ground at the distance d from the building, making angle theta with the horizontal. It bounces off with velocity v and reaches a maximum height of h1. The acceleration due to gravity is g and coefficient of restitution with ground is 1 by root 3. कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है? तो सबसे पहली बात, जो ये जो प्लेन है ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है, तो जो बॉल है वो स्लाइड करेगी तो यहाँ पर आपको रोलिंग में एनर्जी यहाँ जाएगी नहीं, तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट तो ये है कि भाई इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो बॉल है ये स्लाइड कर रही है यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक हम इसमें एक एनर्जी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो ये जो है mgh वो कन्वर्ट होगा हाफ m u नॉट स्क्वायर में। तो u नॉट जो आएगा वो आएगा हमारे पास में √2gh। ठीक है बेटा। अब ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जाएगा। तो u नॉट की जो डायरेक्शन है वो x कैप डायरेक्शन है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग एक काम करते हैं, ये जो है इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है v वेक्टर की बात कर रहा है। जरा देखिए कि जब ये बॉल टकराएगी तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो i कैप और k कैप की डायरेक्शन है, पॉजिटिव k कैप है। तो यहाँ पर तो माइनस k कैप दे रखा है पहली बात, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी टिक नहीं करना है हमको। इसके अलावा अगर हम इसकी वेलोसिटी की कैलकुलेशन करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आएगी? तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी हमारे पास में, हम यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन की इक्वेशन लगा रहे हैं तो v बाय यू बाई बेटा 0 है इज इक्वल टू जी टी, तो g इंटू टी
अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम हम एक काम करते हैं, इससे एक जो टाइम है वो हम एक काम करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, तो उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन का 3h, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ये सॉल्व कर सकते हैं। s बराबर सेकेंड इक्वेशन से u प्लस वी बाई टू इंटू टी आएगा उसमें। तो थर्ड जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन पर हम चलते हैं। तो एक काम करें कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो u तो y डायरेक्शन का 0 है, प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर रखनी नहीं है हमको, और डिस्प्लेसमेंट है 3h। तो जो y डायरेक्शन में बेटा डिस्प्लेसमेंट है वो y डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो आएगी अपने पास में रूट ऑफ 6gh। ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी। जब कोलिजन होगा तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, केवल वर्टिकल वाला कंपोनेंट चेंज होगा। तो एक काम करते हैं, इस सवाल को यहाँ सॉल्व करते हैं एक बार। तो वर्टिकल डायरेक्शन जो है, वर्टिकल डायरेक्शन में हम वेलोसिटी लिखें तो ये आएगा हमारे पास में जो फाइनल वेलोसिटी होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में v बाई डैश इज इक्वल टू ई इंटू वी बाई ई। हमको दे रखा है 1/√3, तो 1/√3 इंटू √6gh, तो ये हमारे पास में आएगा √2gh। ये हमारे पास y डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी आफ्टर कोलिजन। तो हालांकि ये बी ऑप्शन में ये x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट सही है, लेकिन z वाला डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये x वाला कंपोनेंट की वैल्यू तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये ऑप्शन टिक नहीं करना है। थीटा क्या होगा? तो जब ये बॉल यहाँ पर टकराएगी तो ये किस एंगल पर टकराएगी? तो ये जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर हम देखें कि जब पार्टिकल गिरेगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ से गिरा, तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। ये जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो इसके कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो गया अपने पास वी वाई, और ये वैल्यू तो यू एक्स ही है। अगर हम टेन थीटा यहाँ से निकालें तो टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा वी वाई अपॉन यू एक्स विच इज 1। तो थीटा जो है वो थीटा की वैल्यू हमारे पास में वी वाई की वैल्यू आप देखिए, वी वाई है √6gh, ठीक है, और यू एक्स है √2gh, तो ये आ रहा है हमारे पास में √3 tan थीटा। तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी सही है। D/H1 इज इक्वल टू 2√3 है। H1 है टकराने के बाद मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, H1 इज इक्वल टू वी वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो है √2gh, तो ये √2gh अपॉन में ये आएगा हमारे पास में 2g। तो ये H1 की वैल्यू h के इक्वल आ रही है, और यहाँ से dy/H1 जो है d की वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में x डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी थी इनटू जो टाइम वहां पे लगा है। तो टाइम की कैलकुलेशन हम यहाँ से कर रहे थे, तो ये था हमारे पास में वी वाई इज इक्वल टू जी टी था, तो वी वाई √6gh है। तो हमारे पास यहाँ से अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो t इज इक्वल टू आएगा हमारे पास में √6h/g। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम की वैल्यू डालूं √2gh इंटू टाइम, ठीक है, तो टाइम आएगा √6h/g, ठीक है, √6h/g, ठीक है। ये हमारे पास में टाइम निकल के आया। तो यहाँ पे ये d इज इक्वल टू, अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो g से g तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2√3h, और h और h1 तो इक्वल है, इसका मतलब ये h1, ठीक है। तो इससे हमें डी ऑप्शन भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो ये सवाल है इसके ऑप्शंस हैं A, C, D। कभी कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए जिसकी प्रैक्टिस आपने बहुत करी है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनेंगे। बस आप पूरी तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन करिए, और मोर देन वन करेक्ट में ये चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा
कि हम गलत ऑप्शन पे टिक ना कर दें, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक ऑप्शन छूटता भी है तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर एक गलत ऑप्शन पे टिक हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे -2 नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि एक प्लेन पोलराइज ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। जब एक प्रिज्म से एक सरफेस पे एक पोलराइज लाइट टकराएगी और उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे डेल्टा 60 डिग्री है और द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रेड लाइट फ्रॉम द सेम प्रिज्म मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री है रेड लाइट के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का ब्लू लाइट के लिए √3 है। कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? सबसे पहली बात कि जब ये ब्लू लाइट यहाँ पर टकरा रही है और ये जो लाइट है इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो बेटा आपने पोलराइजेशन पढ़ा होगा और उसमें ब्रूस्टर एंगल पढ़ा होगा। तो जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, पोलराइज लाइट रे, और तो इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो ब्रूस्टर एंगल है। तो यहाँ से अगर अब हम देखें कि जो tan थीटा है वो tan थीटा होता है म्यू के इक्वल ब्रूस्टर एंगल से, तो यहाँ से जो थीटा आएगा म्यू की वैल्यू ब्लू लाइट के लिए √3 है। इसका मतलब है कि जो थीटा है इंसिडेंट एंगल जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है। क्या पहला ऑप्शन बोलता है ब्लू लाइट इज पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट? तो जो ब्लू लाइट है जो प्लेन इंसिडेंट हो रहा है उसी में पोलराइज हो रही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, तो हमने निकाला है थीटा इंसिडेंट एंगल। हमें दे रखा है ब्लू लाइट के लिए 60 डिग्री डेविएशन एंगल दे रखा है। डेविएशन जो होता है वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू I + E - A। हमें इमरजेंट एंगल चाहिए होगा, तो फर्स्ट सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं मैं। तो फर्स्ट सरफेस पर 1 × sin 60 इज इक्वल टू ब्लू लाइट के लिए है √3 sin R1, ये आ जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। ठीक है, R1 30 डिग्री आ गया, तो R2 जो है हमारे पास में R2 होता है A - R1, तो ये हो जाएगा A - 30 डिग्री R2। अब ये हमारे पास में R2 निकल के आया, हमारे पास में हमने डेविएशन निकाल लिया है। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ पे किस तरीके से हम E निकालेंगे, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे दोबारा स्नेल्स लॉ लगाते हैं इनर सरफेस पर, तो ये हो जाएगा √3 × sin R2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1 × sin E, ये आएगा। R2 की वैल्यू यहां से डालें A - 30, तो √3 इज इक्वल टू sin A - 30 डिग्री। ठीक है, sin E है, डेविएशन देखिए इसका 60 डिग्री दे रखा है। I जो है I हमारे पास में है 60 डिग्री है, E - A, इसका मतलब E इज इक्वल टू A, ये दे रखा है, E इज इक्वल टू A आ गया है। तो यहाँ से हम sin A लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा sin A cos B - cos A sin B। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू sin A। √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/2, और जब ये 3/2 हो जाएगा और इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये 3/2 में से बन जाएगा, तो sin A/2 आएगा, और इसको सामने ले जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में √3/2 cos A। जब आप लिखेंगे यहाँ से tan A इज इक्वल टू ये आएगा √3, इसका मतलब A भी आपका 60 डिग्री है, ये निकल के आया A। तो हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर द लाइट रे इज √2,
तो मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री दे रखा है लाइट रे, रेड वाली लाइट रे का। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें प्रिज्म एंगल मिल गया है, तो प्रिज्म एंगल मिल गया है, इसका मतलब है बेटा कि R1 इज इक्वल टू R2 होगा और विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, मिनिमम डेविएशन वाले केस में a/2 की इक्वल होगा। अब यहाँ पर कोई जो है मिनिमम डेविएशन हमारे पास है, मिनिमम डेविएशन कितना है 30 डिग्री है हमारे पास में, तो म्यू हमको निकालना है, तो हम लिख सकते हैं साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। म्यू इज इक्वल टू साइन a हमारे पास है 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन है हमारे पास 30 डिग्री, तो 90 का 45 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो ये 1/√2 और ये 1/2, तो म्यू इज इक्वल टू √2। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन जो सी है वो भी करेक्ट है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो जब लाइट रे एयर में जा रही है तो जो एग्जिट प्लेन में एंगल बन रहा है क्या वो 60 डिग्री है, ई की वैल्यू। तो देखिए कि यहाँ पर अगर देखें तो मिनिमम डेविएशन जब होगा I इज इक्वल टू ई होगा और I है a प्लस डेल्टा m/2। तो a प्लस डेल्टा m/2, a है 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री है बाई 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब है कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले का जो आंसर है वो हमारा A और C। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट एग्जिट प्लेन ऑफ प्रिज्म। तो ये जो है इस वाले पॉइंट पर एग्जिट पॉइंट ऑफ प्रिज्म, तो A प्लस डेल्टा m/2, तो अच्छा कौन सी कलर की लाइट, ब्लू लाइट के लिए पूछा, ये रेड लाइट के लिए निकाल दिया हमने। तो ब्लू लाइट के लिए आएगा हमारे पास में ये जो है ऑप्शन, ये ब्लू लाइट है, ये रेड लाइट का नहीं है। तो ब्लू लाइट के लिए बेटा जो हमारे पास में एग्जिट पॉइंट पर आएगा, तो ये तो हमें पता है ई की वैल्यू a के बराबर है ना, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो रेड लाइट के लिए कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपके पास ऑलरेडी है ना। इसका आंसर क्या है आपके पास में, E इज इक्वल टू ए। तो E और A तो सेम है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर है A, C, D, 3 ऑप्शन है इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और ये आरसी सर्किट का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो सवाल है इसको कैसे डील किया जाता है, जरा अपन इस सवाल के साथ साथ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा कि जैसे एक सर्किट है, सर्किट में कैपेसिटर अनचार्ज है और के को ओपन कर रखा है। ठीक है, ये स्विच से कनेक्शन अभी यहां से है नहीं, ये ओपन है। इन दिस कंडीशन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 1 ओम रजिस्टर। तो 1 एम्पियर करंट जाता है इस केस में जब ये ओपन है। अब 1 एम्पियर करंट यहां से जाएगा 1 ओम से और सर्किट को t इज इक्वल टू T0 पर क्लोज कर दिया है। T0 पर अगर अपन इसको क्लोज कर देंगे तो किस तरीके से ये जो है T0 पर क्लोज कर दिया है और कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, e की पावर -1 की वैल्यू आपको दे रखी। तो सबसे पहले इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए बेटा कि आप इसको जो स्विच जब ओपन है, ठीक है, अगर स्विच ओपन है तो इस वाली ब्रांच से कोई कनेक्शन है ही नहीं। अब यहां पर 1 एम्पियर का करंट है हमारे पास में 1 ओम में, तो यहां से ये जो करंट है, ये बैटरी छोटी बैटरी है, बड़ी बैटरी है, जो करंट है वो 1 एम्पियर यहां से जाएगा, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये 1 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। तो इस ब्रांच में टोटल 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा। अब यहां से यहां तक तो इसमें भी 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा। 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो इसमें से 2 एम्पियर का करंट जाएगा। तो 1 एम्पियर का करंट अगर इधर से जा रहा है, 2 एम्पियर के इधर से जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। और अगर इस पूरी ब्रांच में 6 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि यहां से अपना कितना जा रहा होगा, 9 वोल्ट। 15 माइनस 9 6 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस पे 9 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, है ना।
तो 9 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो ये R की वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज अपॉन करंट विच इज 3 ओम। तो ये ए ऑप्शन एकदम सही। T लेस देन T नॉट, वैल्यू ऑफ करंट I1 इज 2 एम्पियर। अगर करंट जो है वो T नॉट टाइम पर, T नॉट टाइम से छोटे टाइम पर, मतलब ये स्विच अभी भी ओपन है, तो I1 की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो I1 की वैल्यू 2 एम्पियर है, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। T is equal to T naught plus 7.2 माइक्रोसेकंड, द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप ध्यान से समझें। जब ये कनेक्शन जो है हमने मिला दिया है, तो क्या होगा कि ये की से अब करंट, यहाँ से करंट जाना चालू हो जाएगा, इसमें से भी करंट होके जाएगा। ठीक है, अब इस टाइम पर क्या होगा, T नॉट प्लस 7.2 माइक्रोसेकंड। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैपेसिटर के ऊपर हमको चार्ज की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो चार्ज की इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये चार्ज की इक्वेशन होती है। Q नॉट होता है T टेंस टू इन्फिनिटी का चार्ज। अब T टेंस टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो एक ओपन सर्किट की तरह इसको तोड़ दो। तो ओपन सर्किट की तरह जब बिहेव करेगा, तो जो पहले हम सर्किट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं वही सर्किट बना रहेगा। अब जब ये ओपन सर्किट हो गया है, तो इस ब्रांच में, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितने का है, इसके अक्रॉस तो अभी हमने देखा है 6 वोल्ट का है। तो ये टर्मिनल, ये प्लस, ये माइनस, ये 6 वोल्ट रहेगा। रेजिस्टेंस में करंट तो है नहीं, 6 रहेगा, तो ये 12 माइक्रो कूलम का चार्ज रहेगा। तो ये 12 माइक्रो कूलम का चार्ज रहेगा, क्योंकि 2 माइक्रो फेरेड जो है वो इसकी कैपेसिटेंस ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये रहेगा। तो डी ऑप्शन तो सही आ ही रहा है ना। फाइनल चार्ज पूछा है, T टेंस टू इन्फिनिटी का चार्ज है। यह आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब टाउ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू टाउ की कैलकुलेशन बताता हूँ। क्या होता है कि जो कैपेसिटर है, इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है। आप क्या करते हैं कि सारी जितनी बैटरी होती है उनको शॉर्ट कर देते हैं। सारी बैटरी जितनी भी होंगी सारी शॉर्ट हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर आर की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बेटा आर जो है, यहाँ से आप देखो, ये हमारा था 3 ओम, और ये 1 और ये 3, ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो 3 और 3 को सॉल्व करेंगे 3/2, और 1 और पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1 विच इज 5/3। तो r इक्विवेलेंट जो है, ये तीनों का तो आगे हमारे पास में 3/5 आ जाएगा। इसको r इक्विवेलेंट डैश बोल देता हूँ, प्लस 3 और है हमारे पास में, तो 15 और ये 18/5 आ जाएगा r इक्विवेलेंट। टाउ होता है हमारे पास में R इक्विवेलेंट इंटू सी। R इक्विवेलेंट जो है वो हो गया 18/5 और C है 2 माइक्रो फेरेड। ठीक है, तो ये आ गया 36/5 माइक्रो फेरेड विच इज 7.2। ठीक है ना, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.2 आ जाएगा। 7.2 माइक्रो सेकंड में आएगा ये। ठीक है, ये माइक्रो सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे Q इज इक्वल टू 12 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, तो 7.2 माइक्रो सेकंड रखेंगे यहाँ पर वैल्यू। हमें करंट चाहिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं dq बाई dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 12 अपॉन, ये माइनस, ये 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 7.2 माइक्रो सेकेंड जो है वो हमारे पास में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 10 की पावर माइनस 6, और ये जो है ई की पावर माइनस, और यहाँ पे जो चार्ज था वो भी माइक्रो में था बेटा। ये चार्ज जो है यहाँ पर लिखा है, ये 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 में है। 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, ई की पावर माइनस टी बाय 7.2। देखिए टी की वैल्यू 7.2 माइक्रो सेकेंड है, मतलब ये आएगा -1। ठीक है, तो ये ई की पावर -1 जो है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.36। तो 12 अपॉन 7.2
इंटू 0.36। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 20 से और ये आएगा 0.6 एम्पियर। इसका मतलब है कि चारों ऑप्शन इसके सही हैं, ए बी सी डी इसके आंसर हैं। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना आसान है और लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, कोई ज़्यादा बोल नहीं सकते कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। मॉडरेट लेवल का पेपर है, मॉडरेट लेवल का अभी तक जो क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं कि सेक्शन जो है सेक्शन 2 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। सेक्शन 2 बेटा इसमें 4 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन आपको +3 देगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और इसमें -1 हुआ। तो मेरे ख्याल से आई होप आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं और एक स्टूडेंट किस तरीके से प्रॉपर कैलकुलेशन करता है एग्जाम टाइम में, वो किस तरीके से उसका थॉट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर उसके क्लियर है तो वो किस तरीके से हर एक सवाल को अप्रोच कर रहा होगा। तो उस तरीके से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे हमने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं और तीनों क्वेश्चन जो हैं उसमें ये +4 नंबर के क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब इसमें क्या है, ये सिंगल करेक्ट वाली क्वेश्चंस हैं। तो जैसे इसमें बोला है अ बार ऑफ मास m और उसका मास है 1 kg, लेंथ है 0.2 मीटर, इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, वन एंड ऑफ द बार इज पिवोटेड एट द पॉइंट अबाउट इट इज फ्री टू रोटेट. A small mass m is moving on the same horizontal surface with speed 5 meter per second. On the path perpendicular to the bar, it hits the bar at the distance L/2 from the pivoted end and return back to the same path with speed v after with elastic collision. The bar rotates with omega. Which of the following statement are correct? कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक रॉड है और वो रॉड एक एंड से इस तरीके से फ्री है, ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये फ्री है रोटेट करने के लिए। मास और लेंथ इसकी दे रखी है। ये बोला है कि इसका जो बीचों बीच वाला पॉइंट है विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर एक बॉल टकरा रही है और ये जो बॉल है इसका मास आपको दे रखा है। अब बोला क्या है, टकराने के बाद ये अपना जो पाथ है वो वापस इधर ले लेगी। तो इसकी जो वेलोसिटी है ये है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है और मान लेते हैं कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है। और ये जो रॉड है इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लग जाती है। कोलिजन यहाँ पर इलास्टिक है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लेकिन ये जो रॉड है इस पॉइंट पर फिक्स्ड है, तो ये पॉइंट इसका फिक्स्ड है, तो हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे क्योंकि ये इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट भी इस पर फोर्स लगाएगा। अगर ये नहीं लगाता तो हम एनर्जी कंजर्व कर देते। तो हम यहाँ पर जो भी हिंज फोर्स लगेगा उस इसी पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा कि जैसे ये जो रॉड है इसका मास, ये इनिशियली ये पार्टिकल इधर आ रहा है तो इसका इस पॉइंट पर बैठ के लिखेंगे तो लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास में कितना है बेटा, हमारे पास इसका मास है 0.1 kg, ठीक है, ये हो गया इसका मास। इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड mv और डिस्टेंस है L/2 विच इज 0.1। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये है, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जब हम देखें यहाँ पे तो रॉड घूमेगी, रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो m L²/3 इंटू ओमेगा, ठीक है। और ये जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रहा है, तो 0.1 इंटू वेलोसिटी v इंटू 0.1। एक इक्वेशन हमारे पास में ये बनेगी v और ओमेगा में।
दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी से, तो E इज इक्वल टू 1। अब ये होता है ये पॉइंट और ये टकराई है बॉल, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी हमारे पास v और ये पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा L/2 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u, तो v प्लस ओमेगा L/2 मतलब 0.1 ओमेगा डिवाइड बाय u 5 आ गया, तो v प्लस ओमेगा बाय 10, ठीक है, या 0.1 ओमेगा ही रहने देते हैं, 0.1 ओमेगा इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 को थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास में 0.05 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में 0.04/3 ओमेगा माइनस 0.01 इंटू वी, ये हमारे पास में आएगा। अब यहाँ से हमको सब ओमेगा निकालना है और वी निकालना है, तो चलिए ओमेगा और वी निकालना है, तो हम किसी एक की वैल्यू किसी से डाल देते हैं, तो v की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं 0.05 इज इक्वल टू 0.04/3 ओमेगा माइनस v की वैल्यू डालता हूँ मैं, तो 0.01 से तो मल्टीप्लाई करना ही है और v की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 0.1 ओमेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास में 0.05 इधर है, तो ये जाएगा अपने पास में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू, और ये 0.04/3 है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.0 ये आ जाएगा अपने पास में 133 ऐसा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.001 ओमेगा, तो ये आएगा 0.1 अपॉन में 0.0143, कुछ इस तरीके से ये आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स, एक पॉइंट कट जाएगा और जो 10 अपॉन 1.43 के आसपास ये वैल्यू आएगी, 10 अपॉन 1.3 विच इज अप्रॉक्स 6.98, विच इज अप्रॉक्स 6.98, 1.4 से हम डिवाइड करेंगे तो लगभग कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। और v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जब आप v की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास में जो आंसर है कौन सा वाला ऑप्शन बन रहा है बेटा, तो आपके पास में 6.93 एंड 4.30 ये ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, तो सिंगल करेक्ट का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है यहाँ पर अच्छे से करनी होगी, बाकी ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और आप इसको सॉल्व करके आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सवाल है। अब इसमें क्या कर रखा है इनने कि एक कंटेनर है, बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है और पैरेलल कंडक्टिंग वॉल्स हैं, एरिया दोनों का 50/50 की है और नॉन कंडक्टिंग द रिमेनिंग वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, जो बाकी पोर्शन है वो नॉन कंडक्टिंग बोला। द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक लिक्विड भर दिया है, 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू है और ये जो है इस रेट से आ रहा है 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड रेट से इसमें फिल हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बाद हमें वैल्यू बतानी है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें कि ये जो कैपेसिटर है, ऊपर का कैपेसिटर अलग ले लेते हैं, नीचे का कैपेसिटर जो है वो अलग ले लेते हैं, एक में डाई इलेक्ट्रिक है एक में डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, और ये दोनों जो हैं ये कुछ इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो ऊपर C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और ये जो है कितना आएगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि नीचे जो लिक्विड है वो कितनी हाइट तक है, तो लिक्विड की जो हाइट है
तो हम इसको वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना गया है, टोटल वॉल्यूम जाएगा हमारा 10 सेकेंड में 2500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं हाइट की बात करूं तो बेस का एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम होना चाहिए। तो बेस का एरिया है बेटा 5/50 सेंटीमीटर में ही रहने दो, और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। बेस का एरिया लिख दिया, ये एरिया है, इज इक्वल टू वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर में डाई इलेक्ट्रिक है। C2 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एरिया। तो अब इसका हाइट 10 है, तो एरिया में आ जाएगी हाइट 10, सेंटीमीटर में ही है सारी यूनिट, तो सेंटीमीटर में ही रहने दो, बाद में हम लोग कर लेंगे इनको चेंज। और 10 इंटू 50, और ये आ जाएगा हमारे पास D। तो दोनों प्लेट के बीच में 5 सेंटीमीटर, तो ये एक ऊपर सेंटीमीटर बच गया है, अभी हम उसको करेंगे सॉल्व। तो C2 तो ये आ जाएगा, और C1 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया। तो ये 40 हाइट बचेगी, और लेंथ 50 होगी, और डिस्टेंस 5 होगी। C इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में C1 प्लस C2, तो ये हमारे पास में आएगा। इसमें कॉमन देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है, ठीक है। नीचे से 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, इनटू एक 10 भी कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से ये 3, और ये आ रहा है हमारे पास में 4। तो ये आ रहा है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, चलिए देखते हैं कितनी दे रखी है। 9 इंटू 10 की पावर -12 दे रखी है, SI यूनिट में है। और ये जो है ये 10, और ये 7, और आपको 1 सेंटीमीटर, SI यूनिट में लिख रहा हूँ मैं, तो सेंटीमीटर 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 63, और ये 10 एक बचा है हमारे पास में, और 50 वाला 10 एक और ये था, तो ये 100 था। तो 63 पिको फैरेड हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैपेसिटर का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन आपको आता है ये, बस क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और उसको सॉल्व कर देना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें बोला है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम द इनिशियल स्टेट TaV0 टू फाइनल स्टेट TF5V0. Another mole of same gas expands isothermally from a different initial state TbV0 to the same final state TF5V0. The ratio of specific heats at the constant pressure and constant volume is gamma. Then the ratio of Ta and Tb. तो पहले गैस TaV0 पर थी, और बाद में TF5V0 पर ले गए एक एडियाबैटिक एक्सपांशन करा के, और फिर उसी गैस को एक और मोल जो था एक और दूसरे कंटेनर में गैस थी, तो उसको आइसोथर्मली हम ले गए इस TbV0 से TF5V0 तक। तो Ta/Tb पूछा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है बेटा TB की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप लिखोगे TaV0 की पावर गामा -1 TF5V0 की पावर गामा -1, ये इक्वेशन लिखे रहने दो। आइसोथर्मल में होता है Pb इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर है वो Tb और Tf तो सेम ही होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो Tb इज इक्वल टू Tf। आप यहाँ पर Tb डाल दो डायरेक्ट, तो Ta/Tb इज इक्वल टू 5 की पावर गामा -1, ठीक है। Ta/Tb 5 की पावर गामा -1 आ गया हमारे पास में। सीधा ऑप्शन जो है इसका 6 वाले का ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो है, जब आप देखते हो कि सवाल अच्छे से पढ़ते हो और क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल आसान सवाल है, मतलब एडवांस में आया हुआ है, लेकिन सवाल की कैटेगरी एकदम मेंस लेवल की है, +3 नंबर इसमें आराम से आपको मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 सैटेलाइट है P और Q मूविंग इन अ डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ
द हाइट ऑफ P and Q फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर HP and HQ रिस्पेक्टिवली, वेयर HP इज इक्वल टू R/3, एक्सेलरेशन P and Q ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी आर GP and GQ रिस्पेक्टिवली, इफ GP/GQ 36/35 देन द वैल्यू ऑफ HQ। ये सवाल भी आपने क्लासरूम में किया होगा। ये ग्रेविटेशन के बड़े फेमस क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस टॉपिक में आता है वेरिएशन ऑफ जी। किसी पर्टिकुलर हाइट पर आप जी का वेरिएशन देखेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू G/1 प्लस H/R का होल स्क्वायर, ये आता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये सवाल बन जाएगा आपसे। तो इसमें बोला है कि जो P और Q है उसकी हाइट आपको दे रखी है और HP R/3 है, ठीक है। GP/GQ का रेशो दे रखा है, तो बेटा GP/GQ मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस HQ/R का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस HP/R का होल स्क्वायर, विच इज 36/25, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सीधा लिख दिया। HP है R/3, तो ये आ जाएगा 1 प्लस HQ/R, अंडर रूट आप ले लो, R/3 यहाँ लिखोगे 1/3, ये आ जाएगा 4/3, और ये है आपका 6/5, 4/3 उधर जाएगा तो 1 प्लस HQ/R, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25/15 आ रहा है। इसके बाद 1 माइनस करेंगे तो HQ/R इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास में 25 से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/15R, 9/15 आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो दिया जाएगा 3/5, तो HQ बराबर आ रहा है 3/5R, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन, एकदम आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। क्लास में आप अगर ध्यान से स्टडी करते हैं तो आपको ये सारी बातें आती होंगी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बेटा 6 क्वेश्चंस हैं और इसमें नॉन नेगेटिव है, +4,0 है, मतलब आप इस पे रॉन्ग भी करते हैं तो आपके इसमें नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटॉमिक नंबर Z, photon emitted in the electronic transition from level n is equal to 4 to n is equal to 3 in these atom are used to perform photoelectric effect experiment on the target metal। तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, किसी टारगेट मेटल पर टकराते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इन 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द photoelectric threshold wavelength of the target metal is 300 नैनोमीटर, द वैल्यू ऑफ Z इज। तो बेटा यहाँ पे एक मेटल के ऊपर फोटोन को गिराया जाता है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमें वैल्यू दे रखी है, SC की वैल्यू दे रखी है, तो जिस टारगेट मेटल पे और Z की वैल्यू हमें निकालना है, तो टारगेट मेटल पे गिरा रहे हैं तो उसका वर्क फंक्शन क्या है, तो उसका वर्क फंक्शन है 1240/310, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारे पास में आ जाएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 4 से कट जाएगा ये। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इतने का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब फोटोन की एनर्जी क्या है बेटा, फोटोन की एनर्जी हो गई 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फोटोन की एनर्जी। तो ये जो है हमारे पास में ये 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आई है एनर्जी। अब हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे ये फोटोन की एनर्जी है, तो ये फोटोन 5.95 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा Z² इंटू RSC, और ये हो जाएगा 1/3 के स्क्वायर 9 माइनस 16। बेटा इसको लिख दो 5.95, Z² ऐसा के ऐसा रहने दो, RSC की वैल्यू डाल दो 13.6, और ये हो जाएगा हमारे पास में 7/9 इंटू 16। 7 देखो कैंसिल ये कर रहा है, तो ये 8 ये आ जाएगा 0.85 आएगा, 0.85 और 13.6 ये 16 से कैंसिल हो रहा है, 16 से कैंसिल हो जाएगा, Z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसका आंसर है 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, नंबर लाना अच्छा, आराम से नंबर ला सकते थे। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि एक ऑप्टिकल अरेंजमेंट है और 2 मिरर है M1 और M2।
एक लेंस भी रखा है, कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर लेंस की, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर की दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड M2 इज 20 सेंटीमीटर, एक डिस्टेंस दे रखी है। ये बोला है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एस पर रखी है, मिड पॉइंट पर रखी है एल और M2 के, when the distance between L and M1 is n/7, लेंस और M1 के बीच में डिस्टेंस अगर n/7 है तो वन ऑफ द इमेजेस कोइंसाइड विद S, तो S के साथ कोई एक इमेज जो है वो कोइंसाइड करती है। ठीक है, तो ये बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा ये जो सवाल है, इस सवाल में कॉम्प्लिकेशन, कैसी कॉम्प्लिकेशन है कि अब इसने ये बोला नहीं कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन कौन से मिरर से लेना है और उसके बाद में लाइट रे का पाथ कैसा कैसा होगा। चलिए तो हम एक शुरुआत करते हैं कि एक सिचुएशन हम ले लेते हैं कि यहाँ से फर्स्ट जो लाइट रे है वो लेंस की तरफ जा रही है। अब ये जो है ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि ये लेंस का फोकस है, लेंस की फोकल लेंथ 10 दे रखी है, तो ये लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी और ये लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। अब ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई और इस मिरर पे जाके गिरी, तो अगर ये लाइट रे मिरर पे जाके गिरेगी तो ये इसके सेंटर, ये जो है इसके फोकस से पास करेगी। M1 की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर और इसकी है 24 सेंटीमीटर। अब ये लाइट रे जो है ये इसके फोकस पे जाएगी तो ये यहाँ पर इमेज बनाएगी। ये लाइट रे जो है मान लीजिए ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, और लाइट रे जो है यहां से वापस अब M2 पर गिरानी है, यहां से मतलब ये M2 भी लेना है, तो M2 पर लाइट रे गई तो ये जो डिस्टेंस है, देखिए एक कॉम्बिनेशन तो ये बन रहा है कि यहां से लाइट रे आए और ये लाइट रे जो है वो यहां पर जाके इमेज बना दे। चलिए पहले इससे सॉल्व करके देखते हैं। तो लेंस में हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये वैल्यू हो गई हमारे पास में d, ठीक है, और जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे इसके फोकस से होके जा रही है और ये डिस्टेंस को हमने d बोल दिया है और ये इसकी वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू 10 है। ठीक है, लेंस के लिए जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ पर, अच्छा ये जो मिरर है M2, इस मिरर को भी कंसीडर करना पड़ेगा, इस मिरर को भी हम कंसीडर करते हैं, ऐसे डायरेक्ट इमेज नहीं बना सकते। अब उसने पाथ नहीं दिया तो कंफ्यूजन है थोड़ी, तो ये इमेज मिरर से इसी पॉइंट पर बननी है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। मुझे इस मिरर से इसका V पता है, मैं इसका U निकाल लेता हूँ। लेट अस एज्यूम कि ये लाइट रे कुछ ऐसे जाती है, कुछ इस तरीके से यहाँ से जा रही है और ये जाके यहाँ पर ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसा कुछ पाथ मान लेते हैं। चलिए पहले तो M2 के लिए यहाँ से सॉल्व करा जाए, M2 के लिए V निकाला जाए। तो M2 के लिए जब मैं V निकालूंगा, मतलब U निकालूंगा, V तो मुझे पता है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/V + 1/U = 1/F। V अपन को पता है बेटा, V हमारा है -10, U हमें पता नहीं है। फोकल लेंथ जो है हमारी, फोकल लेंथ हमारी जाएगी कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ रे डायग्राम में थोड़ा सा इस वाली रे को, लेंस से जो आ रही थी रे, और थोड़ा सा इसको, तो लेंस ने मान लीजिए लाइट रे को कुछ इस तरीके से यहाँ पर कहीं कन्वर्ज करा और इसने जो रिफ्लेक्ट है वो कहीं कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं इसको। ये ऐसी गई और ये कहीं यहाँ पर जाके मिली या पता नहीं कहाँ मिलेगी, अभी कैलकुलेशन से आएगी वैल्यू अपने पास। ये कुछ इस तरीके से गई, तो ये आ गया V, U और F की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में -12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/U = -1/12 - +1/10, ये आ जाएगा हमारे पास में 1/60 प्लस का, तो U आ रहा है हमारे पास में +60। बेटा U +60 आ रहा है, मतलब रे डायग्राम ये हमने सही बनाया। +60 U आ रहा है, अंदर की तरफ इमेज ऐसा कुछ है, ऑब्जेक्ट है इसकी, मतलब लेंस की इमेज यहाँ पर है, तो लेंस से ये डिस्टेंस हो जाएगी 80 और लेंस के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला, तो ये आएगा 1/V - 1/U = 1/F।
अब बेटा v जो हो गया, v तो हो गया लेंस के लिए प्लस 80, u हो गया है इसके लिए माइनस d, और f जो है वो इसका है प्लस 10। अब ये यहाँ पर 1/80 माइनस 1/10 इज इक्वल टू माइनस 1/d। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 80 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 7/80 इज इक्वल टू 1/d, d इज इक्वल टू आएगा 80/7। ठीक है। अच्छा, ये जो है v हमने लिखा है प्लस 80, यहाँ से यहाँ लाइट रह गई, तो ये जो है इसका v प्लस 80 आएगा, u माइनस डी आएगा। अब डिस्टेंस अगर बात करें, दोनों m1 और l1 के बीच की डिस्टेंस उसने पूछी है, तो ये आएगी 10 प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 प्लस d विच इज 10 प्लस 80/7, ये आएगी 150/7 सेंटीमीटर। n/7 मतलब इसकी वैल्यू आएगी 150। ठीक है, 150 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सवाल जो है, इस सवाल में ये अकेला आंसर नहीं है, ये इस सवाल की खास बात है। इस सवाल में और भी आंसर पॉसिबल है। जैसे कि मान लीजिए कि जो लाइट रे है, यहाँ से हम रिफ्लेक्शन कराएं, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, फर्स्ट हम रिफ्लेक्शन m2 से कराएं। अब अगर मैंने m2 से रिफ्लेक्शन कराया तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, और v हमारे इसका f है 12 सेंटीमीटर, उससे कुछ v निकल के आएगा, और जब वो v निकल के आएगा तो वो लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब यहाँ से इस मिरर के ऊपर लाइट गिरेगी, तो इस मिरर के ऊपर लाइट गिरेगी तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये इसके सेंटर पर गिरी, अगर इसके सेंटर पे लाइट रे गिरी, यहाँ से आई टकराई और यहाँ पर गई, इमेज जो भी बनी इमेज, उस पर ये लाइट रे यहाँ से टकरा के अगर इसके सेंटर पे गिरी, तो ये रास्ता इसको बैक कर देगा, ऐसा का ऐसा पलटा देगा और इमेज यहीं की यहीं बन जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लाइट रे है इसके पोल पे जाके गिर जाए। अगर ये लाइट रे पोल पर जाके गिर गई तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगल पर ये लाइट रे ऐसे निकल जाएगी, और अगर ऐसे करके निकली तो सेम ये यहाँ पर जाके और फिर इसी पॉइंट पर जाके मिल जाएगी। तो यहाँ पर 3 आंसर पॉसिबल है। मैंने आपको रे डायग्राम बता दिया है, आप बाकी के 2 आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा रे डायग्राम है वैसा फॉलो करते चलना, एक बार इसके सेंटर पर गिराना, एक बार इसके पोल पर गिराना, तो 2 आंसर और आपके पास आएंगे यहाँ से। ठीक है, ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। ये भी बढ़िया सवाल है, एरर का सवाल है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज दिस, डिस्टेंस ऑफ इट्स रियल इमेज फ्रॉम द लेंस दिस, द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इज n%, देन द वैल्यू ऑफ n। बेटा लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए पहले तो हम लोग इसकी f की वैल्यू निकालते हैं जो गिवन डेटा है। तो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी रियल इमेज बन रही है, इसका मतलब वो बन रही है राइट साइड, इसको प्लस में लेना पड़ेगा और u को माइनस में लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1/f। तो हमारे पास में ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू यहाँ पे 20/3 सेंटीमीटर। अब बेटा इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हमें एरर निकालना है तो dv/v² माइनस का माइनस माइनस प्लस du/u² इज इक्वल टू df/f²। बेटा कभी भी जब एरर निकालते हैं तो कभी माइनस नहीं करते, हमेशा एरर ऐड होते हैं, तो ये भी प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, अब dv कितना है, v है 0.2 और v² कितना है 20 का स्क्वायर, du कितना है 0.1 और u कितना है 10 का स्क्वायर, df/f ये हो जाएगा हमारे पास में फ्रैक्शनल एरर अपॉन में 1/f की वैल्यू है 20/3, तो df/f इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20/3। एक काम करते हैं, नीचे से हम 100 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.2/4। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास में 0.1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक 10 और हम ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये 20,
तो ये 10 और बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/300 इंटू अंदर कितना हो गया है 0.2 और 1, ये हो जाएगा 0.5 और 1, तो ये हो जाएगा 1.5। और इसको हमें परसेंटेज में अगर निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास में 1/100। तो बेटा परसेंट में बात करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो इस तरीके से एरर निकाला जाता है, ठीक है। एरर में हमेशा ऐड करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है कि एक क्लोज कंटेनर है, होमोजेनस मिक्सचर है, 2 मोल है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है और दूसरी डायटोमिक गैस है जिसके 1 मोल है। उसने ये बोला है कि द गैस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर पर इसको हीट करते हैं तो 66 जूल वर्क होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिंपल, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन का फॉर्मूला है NR डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी, ठीक है। अब आप एक काम करिए, आपको डेल्टा यू निकालना है, डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास में CV/R। CV बेटा मिक्सचर का, तो CV कैसे निकालते हैं, CV मिक्सचर का होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, है ना। तो N1 जो है वो है 2 मोल और मोनोएटॉमिक गैस है 3/2R दे रखी है वैल्यू। ये है हमारे पास 1 मोल, ये दे रखी है 5/2R डायटोमिक गैस, और ये हो जाएगा 2 + 1। इससे आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 + 5 11 और 11/6R CV मिक्सचर, ठीक है। 6 + 5 11 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन, तो वर्क डन कितना है बेटा 66 इंटू 11/6 और R से R कैंसल, ये आ जाएगा 11 और ये आएगा आपके पास 121 जूल। तो आपके पास ये 11 वाले का आंसर है 121, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है सवाल हमारे पास, नेक्स्ट सवाल हम देखें तो हमारे पास सिंपल एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का। इसमें ये बोला है कि एक पर्सन है और ये जो पर्सन है इसकी हाइट 1.6 मीटर है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट 6 मीटर अलोंग द रोड पाथ ऑन द फ्लैट ग्राउंड। द लैम्प पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शेडो ऑन द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। देखिए यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन बोला है, तो आप ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये हमारा एक पोल है, यहाँ पर इसकी हाइट है हमारे पास 4 मीटर। एक पर्सन जो है ये है हमारे पास, ये है 1.6 मीटर का। आप रेफरेंस लाइन बनाइए, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है। अगर इसकी शेडो बनेगी तो शेडो किस तरीके से बनेगी, तो शेडो बनेगी इसकी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कहीं पर इसकी शेडो बन जाएगी। तो शेडो की टिप होगी, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट मूव नहीं करने वाला, तो इसके रिस्पेक्ट में सारे कोऑर्डिनेट डिसाइड करिए। तो ये डिस्टेंस x बोल लेते हैं, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस को हम y बोल देते हैं। पर्सन की पोल से डिस्टेंस को y बोल दिया और इस डिस्टेंस को x बोल दिया। बेटा यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा, ये दोनों में कॉमन रहने वाला ये थीटा, ये ट्राइंगल में इसका नाम रख देता हूं मैं ABCD। तो एक ACD ट्राइंगल है और एक BCD ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। दोनों से अगर tan थीटा निकाला जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 - 1.6, तो 4 - 1.6 हो जाएगा हमारे पास में 2.4 डिवाइड बाय बेस हो जाएगा y। ऐसी बड़े वाले ट्राइंगल में देखें तो 4/x, ये आ जाएगा आपके पास में 0.6, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6x इज इक्वल टू y। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 0.x dx/dt इज इक्वल टू dy/dt, ठीक है। आपके पास में ये जो है dy/dt ये वैल्यू गिवन है, तो dx/dt मतलब शेडो की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है आपके पास में 60/0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा पूछा क्या है, उसने पूछा विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अब पर्सन की तो वैसे ही 60 है, तो इसकी क्या हो जाएगी 40,
तो इसका आंसर आपका 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 100 माइनस 60 40। इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि दो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, मासेस 20 ग्राम और 30 ग्राम है और दो एंड पर फिक्स्ड है। रिजिड मासलेस रॉड है ये 10 सेंटीमीटर की और वर्टिकली इसको सस्पेंड किया है। तो टॉर्सनल पेंडुलम का ये सवाल है और स्मॉल ऑसिलेशन में जाता है। टॉर्सनल कांस्टेंट दे रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी। तो इस तरीके के सवाल जो हैं आपने क्लास में सॉल्व किए होंगे टॉर्सनल पेंडुलम के। क्या होगा बेटा, इसको स्मॉल, ये सेंटर ऑफ मास होगा, इसको स्मॉल डिस्टर्बेंस देंगे तो ये घूमेगा। तो टॉर्क बराबर होता है यहाँ पर सी थीटा और इसको लिखते हैं हम लोग आई अल्फा। टॉर्सनल कांस्टेंट जो है, अब सबसे पहले तो ये सेंटर ऑफ मास है तो ये लोकेशन हमें पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस इसकी 10 सेंटीमीटर है तो हम इसको 10 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे तो 20 से डिस्टेंस आएगी 30/50 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास में 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर है बेटा, ये आपके पास में 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सी की वैल्यू चलिए डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू थीटा आई। बेटा आई इस एक्सिस के बाद रोटेशन हो रहा है तो एम आर स्क्वायर, तो 20 ग्राम में ही रख रहा हूँ मैं, एम आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये हो जाएगा 30 और 4 का स्क्वायर 16 इंटू अल्फा और ये हो जाएगा हमारे पास में। हमने सब कुछ जो यूनिट है मास जो है वो ग्राम में रखा है और ये हमने सेंटीमीटर में रखा है। तो सेंटीमीटर की 10 की पावर 4 और ये जो है ग्राम उसकी पावर हमारे पास में 3, तो 10 की पावर हमारे पास हो जाएगा ये 7 नीचे की तरफ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 36 हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 48, 10 और मैंने बाहर ले लिया तो 10 की पावर ये 6 बचेगा। ये हो जाएगा अपने पास में 1.2 इंटू 10 की पावर ये 6 था, ये -2 बचेगा। थीटा इज इंटू अल्फा। बेटा अल्फा इज इक्वल टू 1.2, यहाँ से इसको कट करें अगर ये हो जाएगा अपने पास 120, तो ये 1.2 अपॉन 120 इंटू 10 की पावर -2 इंटू थीटा, तो ये 0 और ये आ जाएगा आपके पास 100। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 की पावर -4 थीटा। तो ओमेगा हमारे हमको बताना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास में ओमेगा आएगा 10 की पावर -2 रेडियन पर सेकेंड। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 10 की पावर -3 में बताना है तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आएगा 10। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, आप इसको धीरे धीरे सोच समझ के करिए। तो ये जो सवाल है आपने कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल प्रैक्टिस किए होंगे, बड़े आसानी से आंसर ला सकते हो आप। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनकी फेवरेट सेक्शन आ चुका है। फेवरेट सेक्शन होता है उनका मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में ज़्यादा सॉल्व करना नहीं होता, मैट्रिक्स में ऑप्शंस तुरंत मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो +3 -1 4 मैट्रिक्स है, 12 नंबर है। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं गए। अब जैसे यूरेनियम है, ये फर्स्ट जो आपको दे रखा है, तो इसमें क्या है कि यूरेनियम को इसमें कन्वर्ट किया गया है। अब यहाँ पर जब रिएक्शन में यहीं लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन देखूँ तो देखिए ये मास नंबर कम हो रहा है और मास नंबर जब भी कम होता है तो अल्फा डीके होता है। तो सबसे पहले तो अल्फा डीके कराते हैं, तो 4 और ये 2 हो गया। जब अल्फा, अब देखिए सम है तो यहाँ पर एक बीटा माइनस डीके भी कराना पड़ेगा, बीटा माइनस डीके ये आ गया। इस तरीके की रिएक्शन देखिए पूरी की तरह पूरी बैलेंस हो गई। तो एक अल्फा पार्टिकल है और एक बीटा पार्टिकल है, मतलब पी का आ रहा है 4, पी का 4 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो हट गया। अब यहाँ देखिए कि दूसरा वाला, यहाँ पर भी एक अल्फा पार्टिकल तो निकालना पड़ेगा क्योंकि मास नंबर तो कम हो रहा है। अब मास नंबर कम हो रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 82 है, यहाँ 2 बढ़ गया है तो 2 कम करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल। तो यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो 2 बीटा माइनस पार्टिकल एंड 1 अल्फा पार्टिकल, तो इसका हो गया हमारे पास में 3। ठीक है, तो Q का हमारे पास में आ जाएगा 3, तो ये ऑप्शन भी हट गया, ये हो गया। चलिए और आगे भी देख लेते हैं, इसमें भी एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है हमारा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल
4 2, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या है कि नंबर देखें तो ये 4 आ रहा है, ठीक है, और मास नंबर तो एडजस्ट हो गया है, तो 4 आ रहा है तो इसको 4 माइनस भी करना पड़ेगा, है ना, मतलब 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 बीटा माइनस 1 0, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 3 बीटा माइनस पार्टिकल एंड 1 अल्फा पार्टिकल, तो देखिए आर का 2 वाला बन गया। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें भी अल्फा पार्टिकल निकल रहा है क्योंकि मास नंबर एडजस्ट हो रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अब ये हो गया हमारे पास में 82 और ये 90, एक बीटा प्लस पार्टिकल निकल रहा होगा, तो एक अल्फा पार्टिकल एक बीटा प्लस पार्टिकल, तो इसका हो गया 1, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट मैट्रिक्स पर चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स में आपको दे रखा है कि लिस्ट 1 में एक ब्लैक बॉडी है, उसके टेम्परेचर दे रखे हैं, और उसमें लिस्ट 2 में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो एक बार टेम्परेचर तो हमें दिख रहे हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ कैन लीड टू इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडिएशन एट द पीक वेवलेंथ, बेटा टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, ये बीन्स लॉ के सवाल है और इसको मेटल के वर्क फंक्शन इससे जोड़ा गया है। रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई की वेवलेंथ का रीजन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। द रेडिएशन एट द पीक इमिशन वेवलेंथ विल रेडिएट द वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ होगा। पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ दैट इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 6000 केल्विन। और फिफ्थ, रेडिएशन एट पीक इमिशन वेवलेंथ कैन बी यूज्ड टू इमेज ह्यूमन बोन्स। अब यहाँ पर कुछ तो सीधे सीधे ही दिख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं देखूं कि सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन का है, तो उसमें जो फ्रिंज विड्थ होती है सेंट्रल वाली, वो होती है 2 लैम्डा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी, ठीक है। अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो बी ज्यादा होगा, बीटा ज्यादा होगा, और हम जानते हैं लैम्डा टी बराबर बीन्स कांस्टेंट होता है। तो अगर किसी का टेम्परेचर कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा, और लैम्डा ज्यादा है तो इसका मतलब बी ज्यादा है, बीटा ज्यादा है। तो जिनका ये सारे ऑप्शन में सबसे कम टेम्परेचर जिसका है वो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो पी का तो हो गया है 3 वाला भाई, तो पी का 3 वाला हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन जो है इसमें से डी ऑप्शन हट जाएगा। अब देखिए कि ये ब्लैक बॉडी वाला पावर वाला भी दिख रहा है, ये 6000 केल्विन है, 1/16 होता है। ये स्टीफन्स लॉ का सवाल है। पावर होती है पर यूनिट एरिया, तो सेम ही है, एरिया अपन लिख लेते हैं यहाँ पर सिग्मा, और टी की पावर 4, तो एरिया में डिवाइड में ही ले गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए टी की पावर 4। तो अब टेम्परेचर की पावर 4 के, तो 6000 केल्विन है ये। 6000 केल्विन को 3000 केल्विन डिवाइड बाय 6000 केल्विन करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा, और 1/2 करेंगे तो उसकी पावर 4 करेंगे तो हमारे पास 1/16 आएगा। इसका मतलब है Q का 4 हो गया, ठीक है। Q का 4 हो गया, तो देखिए यहीं से C ऑप्शन तो दिख ही गया। इसके अलावा फिर 5000 केल्विन, तो अब ये जो 5000 केल्विन है, यहाँ पर अगर लैम्डा निकालें हम लोग, क्योंकि बाकी सबसे हमें लैम्डा, बाकी ऑप्शन में लैम्डा निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलिए लैम्डा निकालें तो B/T करके यहाँ पे बीन्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2.9 इंटू 10 की पावर -3। लैम्डा 5000 केल्विन आपको दे रखा है, मतलब टी आपको 5000 दे रखा है केल्विन में। आप इसकी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ का ऑर्डर अगर अपन देखें तो ये आ रहा है लगभग ये 5 और ये 6 के आसपास। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आएगा, ये 1000 कर देते हैं इसको, तो ये 1000 और ये 10,000 कर देते हैं, तो 10 की पावर -7, 600 नैनोमीटर के आसपास आ रहा है। तो 600 नैनोमीटर जो है वो हमारी विजिबल ह्यूमन के लिए, मतलब ह्यूमन हमें विजिबल होती है ह्यूमन आई के लिए। तो आर का आ रहा है हमारे पास में ये 2। ऐसे ही एस का फिर 1 मैच करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप वेवलेंथ निकाल के SC/, लैम्डा से आप एनर्जी निकालिए, आपकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले वर्क फंक्शन के लिए आएगी, ठीक है। 4 के आस 4 से बड़ी एनर्जी होनी चाहिए अगर इमिशन कराना है तो। क्वेश्चन 16 पर आते हैं। तो जो 16 वाला जो क्वेश्चन है, एक LCR सर्किट का क्वेश्चन है।
देखिए एलसीआर सर्किट में इसमें बोला एक रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट 10 की पावर 5 रेडियन पर सेकंड और वोल्टेज सोर्स दे रखा है। करंट का एम्पलीट्यूड बोला है, करंट का एम्पलीट्यूड है हमारे पास आई नॉट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो है हमारे पास ओमेगा इस 8 इंटू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड और करंट का एम्पलीट्यूड उस पर 0.05 आई नॉट आ रहा है। एल की वैल्यू आपको दे रखी है, हमें मैट्रिक्स मिलानी है। आई नॉट बताना है, क्वालिटी फैक्टर बताना है, बैंडविड्थ बताना है, पीक पावर डिसिपेशन बताना है। सबसे पहले तो आपको आई नॉट निकालना पड़ेगा। तो आई नॉट इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास में पीक वैल्यू है तो पीक वोल्टेज डिवाइड बाय आर। ये हमारा जब एम्पलीट्यूड जब रेजोनेंस में है तो रेजोनेंस में आर अकेला रहेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट रहेगा, एक्सएल बराबर एक्सी रहेगा। और जो ओमेगा है वो 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ से C की वैल्यू और हम निकाल लेंगे 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू C। ठीक है, तो C की वैल्यू और यहाँ लिख देते हैं, अभी हमको जरूरत पड़ेगी। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 55 लिख देते हैं, 5 इंटू 10⁻², और ये हो जाएगा अपने पास 10 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8। ये हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी। जब इस फ्रीक्वेंसी पर चलेंगे तो करंट हो रहा है 0.05 आई नॉट, वोल्टेज है 45, और जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये आएगा R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बेटा एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो। तो हम यहाँ पर 45/I0 की वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगा 0.05 अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC। तो हमारे पास अभी XL जो है ओमेगा L है, ओमेगा है हमारे पास में 8 इंटू 10 की पावर 4, 8 इंटू 10 की पावर 4। L है हमारे पास में 50 मिली हेनरी 10 की पावर -3। XC हो जाएगा अपने पास 1/8 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 4, और C जो है वो 1/C की वैल्यू हमारे पास में 5 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, 1/, तो ये नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1/C की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 8। ये हमारे पास में आएगा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे R, है ना, ये हम R के बराबर लिख देंगे। जरा देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 100 और ये 20, तो वो हो जाएगा 20 स्क्वायर भी कर देते हैं तो ये आ जाएगा R²। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 5 40, 10 की पावर -3, एक 10 बच जाएगा, और ये आएगा R², और ये हो जाएगा 400। ठीक है, 44,000 हो जाएगा ये माइनस, और ये 10 की पावर 4, तो 5 ये हो जाएगा हमारे पास में। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 8, तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5000 50,000/8, तो 8 को अगर 1000 से काटेंगे तो 125 आएगा हमारे पास में। ठीक है, 4 से काटेंगे 250, 125 और इंटू 50, तो ये आएगा हमारे पास में 5 और 10 12 और 5। ठीक है, 725 ये आ जाएगा हमारे पास में। तो ये 5 और 2 10 2 और 5 625 आएगा ये हमारे पास में। ठीक है, 625 6250 ये आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 400R²। बेटा 400R² में से R² जाएगा तो इसको लगभग नेग्लिजिबल ही मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी। और ये जो है इसका 6250 करेंगे तो ये आ जाएगा 2250। और अपन एक काम करते हैं, इसका अंडर रूट भी यहीं ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20R, तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये R जो है हमारे पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी हमारे पास 225/2 ये आ जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास में कुछ ये निकल के आ रही है।
अब करंट की वैल्यू अगर मैं निकालूं I इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगी हमारे पास में 45 अपॉन में 225/R। कुछ ये वैल्यू हमारे पास में रेजिस्टेंस की निकल के आई। अब ये जो है ये कैंसिल हो रहा है 5 से, और ये 2 जो है, ये 2 था, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा हमारे पास में 4 15, ठीक है ना। और I जो है ये 5, ठीक है, तो 45 इंटू 5, तो 5 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, तो 2/5, तो I इज इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है 0.4। इसका मतलब है I नॉट की वैल्यू मिली एम्पियर में बताना है, तो 400 मिली एम्पियर आ जाएगी। तो P का तो हमारे पास में मिल गया है 3 वाला, ठीक है। P का 3 वाला मतलब एक ऑप्शन ही सॉल्व करने पे इसका आंसर आ रहा है। क्वालिटी फैक्टर मैं बता देता हूँ आपको। क्वालिटी फैक्टर अगर आपको चाहिए तो आप लिखोगे XL/R, और XL जो है ओमेगा की वैल्यू 10 की पावर 5 दे रखी है, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर कितना था -3, 50 अप इंटू 10 की पावर -3, और रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू 225/2 से इससे आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर आपका। इसके बाद में बैंड विड्थ बोली है। बैंड विड्थ होता है बेटा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन बैंड विड्थ, ठीक है। ये बैंड विड्थ आ जाएगी यहाँ से। और इसके बाद में पीक पावर डिसिपेशन, पीक पावर डिसिपेशन हो जाएगा आपके पास I²R। I आपके पास I नॉट है ही, रेजिस्टेंस है। सारे ऑप्शन आपके मैच कर जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट मैट्रिक्स पर आते हैं। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ये भी एक अच्छी मैट्रिक्स आपको दे रखी है। इसमें बोला है कि एक फ्रेम है और एक रॉड है, मास इसका दे रखा है, लेंथ इसकी दे रखी है, रेजिस्टेंस इसका दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और रिलीज कर दिया है वर्टिकली, और ग्रेविटी भी है। कौन से ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन यहाँ मैच करेंगे? तो t बराबर 0.2 सेकेंड पर इंड्यूस्ड वोल्टेज पूछा है, 0.2 सेकेंड पर मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, 0.2 सेकेंड पर पावर हीट डिसिपेटेड पूछी है, और टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है। तो बेटा सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि मोशन कैसे करेगी रॉड। तो जैसे ये रॉड है हमारी, इस रॉड पर नीचे की तरफ तो एक mg फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड नीचे की तरफ गिरेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्लक्स बाहर की तरफ लिंक करेगा, तो खुद का फ्लक्स ये इधर बनाएगी। तो इसमें जो करंट है वो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसमें रॉड में करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। IL क्रॉस B करोगे तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस तरफ आएगा, ठीक है, ILB। ओवरऑल एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ हो गया। तो हम इस पर इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस ILB इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ये हो गई। I कैसे लिखेंगे बेटा? इसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v होगी, तो E बराबर हो जाएगा VBL, ठीक है। तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी B और L, B दे रखा है 4 और L दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो V4 25 को मीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर को, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू V। तो इंड्यूस्ड EMF क्या होगा? किसी भी इंस्टेंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो उसका इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा। और अगर अपन लिखें यहाँ से तो mg माइनस करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो हम लिखेंगे वोल्टेज, तो वोल्टेज वेलोसिटी, तो E बराबर V है, तो वेलोसिटी अपॉन 10 और लंबाई है 1/4 इंटू 4 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 4 से 4 गया, तो वेलोसिटी ये आ गया हमारे पास में mg माइनस V/10 इज इक्वल टू ma। बेटा इसको लिख दो आप dV/dt एक्सेलरेशन को। चलिए m की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। तो m है 20 ग्राम, m कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा g की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर m डिवाइड में ले लेते हैं, तो ये है हमारे पास में कितना था
20 ग्राम, तो 20 ग्राम mg, तो ये 10 और g लिखा रहने देते हैं, चलिए, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 माइनस v 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 बराबर dv/dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2, तो 10 माइनस 5v इज इक्वल टू dv/dt। बेटा dv/dt v को एक तरफ ले चलो, dv अपॉन 10 माइनस 5v इज इक्वल टू dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी जो है वो 0 थी, मान लो v वेलोसिटी हो गई किसी t टाइम पर, तो इसको लिखेंगे हम लोग log ऑफ 10 माइनस 5v अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू t। लिमिट डालेंगे 0 से v, जब हम पहले हमको लोअर लिमिट डाल देते हैं, माइनस हटा देते हैं, ठीक है, या फिर उधर माइनस 5t, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो हमने चलिए ये डाल दिया, पहले 0 डाला तो ये आया log 10, और फिर हमने v डाला तो 10 माइनस 5v इज इक्वल टू 5t आ जाएगा। तो ये हटाएंगे तो e की पावर 5t इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 माइनस 5v। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 इज इक्वल टू 10 e की पावर 5t, ठीक है, और ये आ जाएगा 10। एक इक्वेशन बनाना है तो एक काम करते हैं, देखो सिंगल साइड e की पावर को माइनस 5t कर देते हैं, 10 माइनस 5v, तो 10 कॉमन आ जाएगा, तो एक काम करें 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 माइनस ई की पावर माइनस 5t इज इक्वल टू v। बेटा वेलोसिटी का फंक्शन तो ये बन गया हमारा, ठीक है। अब t बराबर कितना डालना है, t बराबर 0.2 डालना है, तो 0.2 की e की पावर माइनस 1 की वैल्यू 0.4, 0.2 डालेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 आएगा, 0.4 तो 2 इंटू 0.6 हो जाएगा, और v बराबर 1.2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड मतलब p का 3 आ रहा है, तो p का 3 ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। 0.2 पर मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा ILB, I जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे v/r, और वेलोसिटी हमें पता है 1.2 है, रेजिस्टेंस जो है वो 10 है, और L 1/4 और ये 4 है, तो 0.12 आएगा, तो इसका 4 आ जाएगा, तो D आंसर आ रहा है, B आंसर भी नहीं है। पावर डिसिपेशन पूछ रहे हैं तो I² R आ जाएगा, I की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, 0.12 है, और रेजिस्टेंस 10 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.14 के आसपास आएगा। मैग्नीट्यूड टर्मिनल वेलोसिटी, देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो mg बराबर जो है वो हो जाएगा हमारे पास में ILV। तो mg बराबर ILV जब लिखेंगे हम लोग, तो इसको हम वेलोसिटी से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो mg और ये हो जाएगा v/10, ठीक है, तो v/10 m की वैल्यू 20 ग्राम है, तो 0.2 ये जो है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी ये 2 बना जाएगी, 20 ग्राम है, तो ये हमारे पास में 20 इंटू 10 और ग्राम में, तो ये हमारे पास 2 अकेला बचेगा, तो हमारे पास ये 5 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पेपर बहुत शानदार, इसको सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आया, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत शानदार मैट्रिक्स इनने बना के दी। बच्चे अगर कॉन्सेप्ट उनको पता है तो ये मैट्रिक्स सही जाएंगी, और इनमें स्टार्टिंग में कैलकुलेशन है, जैसे ये लास्ट वाला है, तो इसमें आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप सही ऑप्शन पर जा पाएंगे। और ये जो है जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियरिटी से मालूम है, तो ये मैट्रिक्स तभी आपसे बनेगी। और ये दोनों EMI और AC चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे सवाल हमेशा आता है बेटा IIT में, और ये सवाल ये भी अलग अलग कॉन्सेप्ट बना के उनने दिया है। ये भी बहुत शानदार मैट्रिक्स, उनने IIT गुवाहाटी ने मैट्रिक्स बनाने में बहुत शानदार काम किया है। ये मैट्रिक्स भी बढ़िया मैट्रिक्स है, आसान मैट्रिक्स है, बच्चे को रेडियो एक्टिविटी आता है तो ये बहुत आसानी से बन जाती है। तो ये चारों मैट्रिक्स बहुत शानदार फ्रेम करके दी थी। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन देखें, 13 हो गया आसान क्वेश्चन है, 12 हो गया ये भी एक आसान क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है,
इसके अलावा अगर देखें तो ये क्वेश्चन, इसके मोर देन वन पॉसिबिलिटी है, तो बच्चा कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्या हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एक टाइम वेस्टिंग टाइप का ये क्वेश्चन बना दिया गया है। इस क्वेश्चन को अगर आपको कंफ्यूजन लगता है एग्जाम टाइम पे, तो इसको सॉल्व नहीं करना है उस टाइम पे। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो आप उसको फ्री टाइम में सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिड पेपर में ये बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। ये सवाल, ये भी बहुत आसान सवाल है। इंटीजर सवाल में एक सवाल प्रॉब्लम दे रहा था, बाकी सब आसान थे। 7th क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन वेरी इजी। ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। आप कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन भी है इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन रोटेशन का तो डालना ही था, वो क्वेश्चन इस टाइप का फ्रेम करके डाल दिया। एसी का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। आरसी सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से मालूम है तो आपके लिए बहुत बढ़िया। ये सवाल जो है, ये सवाल भी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है। आपके ऑप्टिक्स में क्लियरिटी चाहिए, और ये सवाल आपका मैकेनिक्स का सवाल है। तो बेटा इतने एनालिसिस से ये बात पता चलती है कि अगर आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियरिटी से आना चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमने पूरे जो सवाल का एनालिसिस किया है कि पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट है। हाँ, एक आध क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, जैसे ऑप्टिक्स का और मैट्रिक्स तो बहुत शानदार फ्रेम करके दिए हैं। मतलब आपको कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। तो आज का जो पेपर है वो सॉल्व करके काफ़ी मज़ा आया। आपको भी, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप जो नेक्स्ट पेपर है पेपर 2, उसका एनालिसिस करिए, पेपर 1 का एनालिसिस करिए। पेपर 2 की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग और बहुत सारी बातें सीखेंगे। आप देखना आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है। तो आज के लिए हम लोग इतना सारी लर्निंग लेके हम लोग ये वीडियो जो है वो एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।